हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 22 मार्च 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के आर्टिकल्स पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आपको मिल रही है या कुछ भी नया आप लोग अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही इस सेंस में मिलेगा कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग वो आर्टिकल्स देखते हैं जो आज हमें कवर करने हैं। और आज के न्यूज़पेपर में दो आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल तो ये बात कर रहा है कि किस तरीके से एक्स ने जो है वो चैलेंज किया है, जो सरकार ने आईटी एक्ट का सेक्शन 79 का यूज़ किया है उसको यहाँ पर एक्स ने या ट्विटर ने एक तरीके से आप कह सकते हैं चैलेंज किया है। एक आर्टिकल हम लोग ये देखेंगे और एक आर्टिकल हम लोग ये बात करेंगे ट्रम्प एंड अ वीकर डॉलर। ठीक है, तो ये क्या है पूरा ये भी हम समझेंगे। तो पहले अगर इसकी हम लोग बात करें तो एलॉन मस्क की जो कंपनी है दैट इज़ एक्स, जो फॉर्मरली पहले ट्विटर हुआ करती थी, उसने सरकार का जो यूज़ है, जो गवर्नमेंट ने यूज़ किया है ऑफ द आईटी एक्ट 2000 का जो आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 79(3)(b) का, टू मॉडरेट एंड ऑर्डर द रिमूवल ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो कंटेंट है उसके मॉडरेशन को लेकर और उसके रिमूवल को लेकर जो यहाँ पर सरकार ने ऑर्डर दिया है इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए, मतलब इस एक्ट के इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए, उसको यहाँ पर एक्स ने चैलेंज किया है। ठीक है, कंपनी ने यहाँ पर यह आर्ग्यू किया है, मतलब एक्स की तरफ से यह आर्ग्यू किया है कि सरकार ने जो गवर्नमेंट ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर कंपनी यानी कि ट्विटर ने ये आर्ग्यू किया है कि सरकार ने जो इस प्रोविज़न का मिसयूज़ किया है है ना, ऑफ द प्रोविज़न बाईपासेस सेफगार्ड्स अवेलेबल अंडर द अदर प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट। बेसिकली एक्स का ये कहना है कि सरकार जो इस प्रोविज़न का मिसयूज़ कर रही है उससे हो क्या रहा है कि जो आईटी एक्ट के अंतर्गत ही जो अदर प्रोविजंस हैं जिसमें कुछ सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सेक्शन 69A, है ना, तो मतलब इस प्रोविज़न का यूज़ करके या एक तरीके से मिसयूज़ करके वो बाकी प्रोविजंस के अंतर्गत जो सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं उनका क्या हो रहा है, उनको बाईपास कर रही है। ठीक है, जैसे सेक्शन 69A का जिक्र है दैट आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंटेंट मॉडरेशन। ठीक है, तो मतलब इसमें सेक्शन 69A जो है वो कंटेंट मॉडरेशन के लिए है, बट उसमें कुछ सेफगार्ड्स भी अवेलेबल है, तो उसका यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, है ना, सेक्शन 66A हुआ करता था इसी आईटी एक्ट 2000 का, उसको स्ट्रक डाउन किया, जो कि क्रिमिनली पनिश करता था, मतलब और भी उसमें प्रोविजंस थे बट क्रिमिनल पनिशमेंट एक उसमें प्रोविजन था, है ना, क्रिमिनल पनिश करता था सेंडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग अनॉयंस और इनकन्वीनियंस। ठीक है, किसी को अनॉय करने के लिए या किसी के लिए इनकन्वीनियंस कॉज करने के लिए अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी दी जाती है
तो उसमें क्रिमिनल पनिशमेंट होता था एज पर सेक्शन 66A। यहाँ पर 2 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज रोहिंटन फाली नरीमन और जस्टिस जस्ती चेलामेश्वर, ठीक है, जे चेलामेश्वर, जस्ती चेलामेश्वर की बेंच थी। इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रावधान है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेग है, ठीक है, असंवैधानिक इसको बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेग बताया, और इससे सरकार को ब्रॉड और अनचेक्ड पावर्स मिलती हैं टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सरकार को ब्रॉड और अनचेक्ड पावर्स या एक तरीके से आर्बिट्ररी पावर जो है वो मिल जाती है, ऐसा कोर्ट ने यहाँ पर कहा, ठीक है। इस डिसीजन के बाद जब सेक्शन 66A जो है वो हट गया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट जो है वो प्राइमरी लॉ बन गया गवर्निंग द मैटर, यानी कि इस मैटर को गवर्न करते हुए या इस मैटर को गवर्न करने के लिए सेक्शन 69A का इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा। अब ये सेक्शन जो है वो अलाउ करता है सेंटर को कि वो ऑर्डर्स इशू कर सकती है फॉर ब्लॉकिंग एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड, स्टोर्ड और होस्टेड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स, कि किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, रिसीव हो रही है, स्टोर हो रही है, होस्ट हो रही है, तो उसको वो ब्लॉक करने के ऑर्डर दे सकता है, ये सेंटर के पास पावर है। लेकिन अनलाइक 66A इट कंटेन सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज, ठीक है, इसमें अगर इसका मिसयूज होता है सेक्शन 69A का, तो उसको लेकर कुछ सेफगार्ड्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसा कि ये श्रेय सिंघल वाले केस में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर सेक्शन 69A का इस्तेमाल करके सरकार को कोई कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर्स अगर देने हैं, तो उसमें द सेंटर मस्ट डीम इट नेसेसरी, तो केंद्र को पहले ये बताना होगा, ये मानना होगा कि वो कंटेंट को ब्लॉक करना जो है वो नेसेसरी है, और ये नेसेसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिएबल है अंडर द ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अंडर आर्टिकल 19(1) जो है वो आपको पता है कि हमारे जो ये हैं राइट टू फ्रीडम, ठीक है, और राइट टू फ्रीडम किस किस केस में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता या उसको लेकर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो आर्टिकल 19(2) में दिए गए हैं, है ना। तो आर्टिकल 19(2) के आधार पर ही सिर्फ उस नेसेसिटी को जस्टिफाई किया जा सकता है, यानी कि सरकार कहे कि किसी कंटेंट को अगर रिमूव करने के ऑर्डर वो देती है, ठीक है, और उसके पीछे क्या रीजन है कि वाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव दिस कंटेंट, ठीक है, तो उसके लिए वो सिर्फ इसी आधार पर जस्टिफिएबल होगा कि अगर वो किसी इन ग्राउंड्स के बेसिस पर बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो ये आपका 19(2) है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement of an offense। यानी कि अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच से इन किसी भी चीज़ को खतरा है तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाया जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बोली गई कि द सेंटर मस्ट रिकॉर्ड इट्स रीजन इन द ब्लॉकिंग ऑर्डर सो दैट इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, कि सरकार जो अपना ब्लॉकिंग ऑर्डर देगी कि किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करना है, रिमूव करना है, तो उसमें वो अपना रीज़न, अपना कारण बताएगी, सो दैट कि उसको फिर बाद में कोर्ट में चैलेंज उस आधार पर किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल के ही मामले में, जो 2015 का मामला था, उसमें एक चीज़ और भी क्लैरिफाई की, एक और प्रोविजन, दैट इज सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट, उसके एप्लीकेशन को लेकर कि कब वो सेक्शन जो है वो अप्लाई होगा, उसको लेकर भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिए हैं। इसमें यह कहा गया कि ये जो प्रोविजन है एक सेफ हार्बर है, सेफ हार्बर मेजर दैट एग्जम्प्ट्स एन इंटरमीडियरी सच एज एक्स फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन द प्लेटफॉर्म बाय अ थर्ड पार्टी दैट इज द यूजर ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है बेसिकली सेक्शन 79 जो है वो एक सेफ हार्बर का प्रोविजन है, उसमें कोई भी इंटरमीडियरी मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक तो होगा कि जैसे प्लेटफॉर्म है लाइक दिस ट्विटर और एक्स, और इसके ऊपर कोई यूज़र जो है वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहा है, ठीक है, कोई यूज़र जो है वो इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा है ना, रिसीव कर रहा है। लेकिन प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म इज जस्ट अ इंटरमीडियरी, है ना, जो सेंडर से लेकर रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन का एक फ्लो एस्टेब्लिश कर रहा है, दैट्स इट। तो वो सेफ हार्बर का जो प्रोविज़न है उसमें बेसिकली क्या है कि वो इंटरमीडियरी को किसी भी तरीके की लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट करता है
कि जो भी उसके प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश की गई हो, और थर्ड पार्टी का मतलब क्या हो गया, वही जो प्लेटफॉर्म के यूजर्स हैं वो, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 79 का सबसेक्शन 3 सेक्शन सबसेक्शन बी है, वो ये कहता है कि इंटरमीडियरी कुड बी हेल्ड लाइबल इफ इट डज नॉट इमीडिएटली रिमूव सच अनलॉफुल इंफॉर्मेशन अपॉन रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज और ऑन बीइंग नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑडिट्स एजेंसी। यानी कि इंटरमीडियरी को भी लायबल बनाया जा सकता है अगर वो तुरंत, ठीक है, अगर उसको पता लगे कि कोई कंटेंट जो है वो ठीक नहीं है ना, या तो खुद से उसकी जानकारी में आ जाए या फिर उसको सरकार की या उस सरकार की किसी भी एजेंसी के द्वारा नोटिफाई किया जाए, है ना, लेकिन वो फिर भी उसको रिमूव अगर नहीं कर रहे हैं, इमीडिएटली रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो इंटरमीडियरी को भी लायबल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन के स्कोप को भी लिमिटेड किया है, रूलिंग दैट द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 79(3)(b विल ओनली किक इन once a court order has been passed to that effect or the government issues a notification stating that the content in question is related to grounds provided in article 19(2)। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 79(3)(b को लेकर थोड़ा सा इसके स्कोप को लिमिटेड किया और ये कहा कि ये प्रोविजन जो है या ये सेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी लागू होगा, पहली कंडीशन ये है कि या तो उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ हो, ठीक है, और या फिर सरकार जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे, लेकिन उस नोटिफिकेशन में ये होगा कि जो भी कंटेंट इन क्वेश्चन है, कि जिस कंटेंट के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो आर्टिकल 19(2) में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उससे संबंधित होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर अक्टूबर 2023 में जो माइटी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसने सभी मंत्रालयों को, राज्य की सरकारों को, है ना, और पुलिस को ये निर्देश जारी किए कि जो इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैं उसको सेक्शन 79(3)(b के अंतर्गत जारी किया जा सकता है। और इसके 1 साल के बाद माइटी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, दैट इज सहयोग पोर्टल, जहां पर ये जो अफोर मेंशन्ड अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स और पुलिस, ये जो है वो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को जारी कर सकते हैं और उनको अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो एक्स ने चैलेंज किया है उसमें क्या कहा गया है, एक्स का चैलेंज बेसिकली कर्नाटक हाई कोर्ट में हुआ है। इन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि ये जो माइटी का ऑर्डर है, दे आर एन अटेम्प्ट टू बाईपास द मल्टीपल प्रोसीजरल सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 69A, कि सेक्शन 69A के अंतर्गत जो भी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स दिए गए हैं ये उसको बाईपास कर रहा है ऑर्डर, ठीक है, या उसको बाईपास करने का एक प्रयास किया जा रहा है इस ऑर्डर के थ्रू, है ना। और पिटीशन जो है वो रिलाई करती है अपॉन द सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है श्रेया सिंघल वाले केस में, उसी के ऊपर रिलाई करती है। और ये कहा गया है कि कंटेंट कैन ओनली बी सेंसर्ड थ्रू द प्रोसेस गिवन अंडर सेक्शन 69A और थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर, कि कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ सेंसर किया जा सकता है या तो जो प्रोसेस दी गई है सेक्शन 69A के अंतर्गत उसके अकॉर्डिंग या फिर कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, ठीक है। सेक्शन 79 को लेकर एक्स ने ये कहा है कि सेक्शन 79 जो है वो मेयरली एग्जेम्प्ट करता है इंटरमीडियरीज को फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट, ठीक है। वही बात मैंने आपको बताई कि सेक्शन 79 जो है वो इंटरमीडियरीज को छूट देता है, किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी कंटेंट के को लेकर उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। पिटीशन में ये कहा गया है कि सेक्शन 79 के 23 बनने के 23 साल बाद और जब इसको अमेंड किया गया उसके 14 साल के बाद रिस्पोंडेंट यानी कि सरकार जो है वो अब अटेम्प्ट कर रही है सेक्शन 79 को मिसयूज़ करने का, है ना, और अनलॉफुल ब्लॉकिंग रिजीम बना रही है विदाउट एनी ऑफ द प्रोटेक्शंस, बिना किसी प्रोटेक्शन के वो इस तरीके का अनलॉफुल ब्लॉकिंग रिजीम लेके आ रही है, ठीक है। एक्स ने यहाँ पर अप्रोच किया है कर्नाटक हाई कोर्ट को पिटीशन के साथ 17 मार्च के दिन, रिक्वेस्ट किया है कि कोर्ट जो है वो अंतरिम ऑर्डर, है ना, इस तरीके का जो ये ज़बरदस्ती वाला एक्शन लिया जा रहा है, कोएर्सिव एक्शन लिया जा रहा है, इसके अगेंस्ट एक अंतरिम ऑर्डर पास करे। हालांकि यहाँ पर कोर्ट की जो सिंगल जज की बेंच थी, जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की, उन्होंने इस तरीके का ऑर्डर पास करने से यहाँ पर मना कर दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये ज़रूर कहा कि दैट इट वॉज रिजर्विंग लिबर्टी टू द पेटिशनर्स टू मूव द कोर्ट इन द इवेंट दैट समथिंग इज़ डन, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इट वॉज रिजर्विंग लिबर्टी टू द पेटिशनर्स, यानी कि पेटिशनर्स की वो एक तरीके से लिबर्टी है कि अगर उनको लगता है कि कुछ चीज़ हुई है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, और इस मामले की सुनवाई अब 27 मार्च को होगी। एक्स की जो पिटीशन है वो ऐसे समय पर आई है जब एक्स का ही जो AI का चैटबॉट है, दैट इज़ ग्रॉक 3, है ना, ये कुछ
कंट्रोवर्सी में फंसा है, हिंदी स्लैंग वगैरह, मतलब हिंदी में कुछ इससे जब कुछ यूज़र्स ने बातचीत करी और थोड़ा सा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो इसने भी उसी तरीके की भाषा में इस्तेमाल जवाब दिया है ना। और ये कुछ इसके ऐसे भी रिस्पॉन्सेज हैं, कुछ ऐसे भी जवाब हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक्स ने इन चीज़ों को लेकर कोई भी इशू जो है एक्स को रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र जो है वो कंपनी के साथ इस चीज़ को लेकर भी, इस मामले को लेकर भी टच में है, ऐसा बताया जा रहा है। ग्रॉक की कंट्रोवर्सी जो है वो एक नया एंगल लेके आती है जब इस सेफ हार्बर प्रोविज़न जो सेक्शन 79 में है उसको अगर हम बात करते हैं तो, जैसे इंटरमीडियरीज़ की अगर हम बात करें, इंटरमीडियरी जैसे एक्स, ये जो इनके यूज़र्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाती है ये उनके लिए लायबल नहीं है। ठीक है, जैसा सेक्शन 79 में दिया गया, अगर ये हम बात मान लें तो सवाल ये है कि क्या एक्स इज़ लायबल फॉर इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय ग्रॉक रिमेन्स अनआंसर्ड, कि क्या ग्रॉक जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहा है क्या एक्स उसके लिए लायबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, कोर्ट को ये डिटरमाइन करना होगा कि इफ़ इंफॉर्मेशन पब्लिश बाय अ थर्ड पार्टी इंक्लूड्स एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज, है ना, कि जो थर्ड पार्टी की उसमें बात है कि जिसको लेकर सेफ हार्बर का प्रोविज़न लागू होता है, क्या उसमें एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज भी थर्ड पार्टी में ही शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर वो थर्ड पार्टी में शामिल हैं ऐसा कोर्ट कह देता है तो फिर तो ग्रॉक के द्वारा जो भी रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके लिए एक्स विल नॉट बी लायबल। लेकिन अगर ये एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज, क्योंकि ये जो ग्रॉक है वो एक्स का ही एआई टूल है, एक्स का ही एआई चैटबॉट है, तो अगर ये थर्ड एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज अगर थर्ड पार्टी नहीं है, अगर कोर्ट ऐसा कहता है तो फिर एक्स उसके जवाबों के लिए या जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है एक्स विल बी लायबल फॉर इट। ठीक है, तो अभी पता लगेगा आगे जब भी इसके आगे मामले की सुनवाई होगी। ठीक है, फिलहाल ये बात आपको समझ में आई। चलिए इसके बाद हम लोग अगला आर्टिकल देखते हैं, ये वाला। ये आर्टिकल बात कर रहा है ट्रंप एंड अ वीकर डॉलर। अब देखो ये क्या मामला है। 2017 से ही, जब से डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से ही वो इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं कि जो डॉलर है, यूएस डॉलर जो है वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, और उन्होंने इसको एक रीज़न के तौर पर आइडेंटिफाई किया है कि अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज़्यादा है, वो इसी वजह से है। और दूसरा फ्लाइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड, कि यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो अमेरिका में होने की बजाय बाकी देशों में ज़्यादा हो रही है, उसके पीछे भी यही कारण उन्होंने बताया है। ठीक है, अब जिस तरीके से ये अपने सेकेंड टर्म में यूएस की पॉलिसीज़ को बदल रहे हैं तो कई सारे लोगों का ये मानना है कि ट्रंप जो है वो एक मारा लेगो अकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, टू फोर्स ट्रेड पार्टनर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू डीवैल्यू द डॉलर। ठीक है, ताकि वो ट्रेड पार्टनर्स को के साथ जोर ज़बरदस्ती करें या उनको मजबूर करें एक ऐसा एग्रीमेंट करने के लिए कि डॉलर को थोड़ा सा डिवैल्यू किया जाए। हालांकि इस बात को इंश्योर रखते हुए कि डॉलर की प्राइमेसी जो है वो बनी रहे, मतलब डॉलर को मुख्य करेंसी दुनिया की मानी जाए, लेकिन उसको थोड़ा सा डिवैल्यू किया जाए। कई सारे लोगों का मानना है कि इस तरीके का एक मारा लेगो अकॉर्ड हो सकता है। अब ये मारा लेगो क्या है, मारा लेगो अकॉर्ड क्या हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, है ना, अभी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट को समझें तो ट्रंप इज़ ट्राइंग टू टर्न द यूएस इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। ठीक है, ट्रंप यही चाहते हैं कि अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन जाए, और या फिर कम से कम वो चाहते हैं कि उसका जो करंट का जो ट्रेड इम्बैलेंस है ना, जिसमें काफ़ी सारा डेफिसिट उसको झेलना पड़ रहा है, नुकसान घाटा झेलना पड़ रहा है, उसको वो एड्रेस कर सकें। ठीक है, पिछले साल की अगर हम बात करें तो यूएस का ट्रेड डेफिसिट जो है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का रहा है। 2024 जो है वो रिपोर्टेडली चौथा ऐसा साल रहा है जब यूएस का जो ट्रेड घाटा या ट्रेड डेफिसिट है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का रहा है। ठीक है, द एवर वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट इम्प्लाइज इंक्रीजिंगली लेस मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस। और ये जो ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है वो यही दर्शाता है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जॉब क्रिएशन कम हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो जॉब क्रिएशन कम होगी। यही स्थिति इंडिया की भी है ना। अब ट्रंप ने जो व्हाइट हाउस जीता या जो राष्ट्रपति का चुनाव जीते वो इसी वादे पर जीते कि वो इस सिचुएशन को, इस हालात को जो है वो बदलेंगे। हालांकि हिस्टोरिकली लार्ज ट्रेड डेफिसिट होने के बावजूद अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं है।
अब मेन जो गोल है ट्रम्प की पॉलिसी का, वो जॉब क्रिएशन नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो और जो ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार में घाटा है, वो कम किया जाए। अभी अगर हम एक्सचेंज रेट के रोल की बात करें तो मेन जो कारण है जिस वजह से अमेरिका या जो अमेरिकी हैं, अमेरिकन्स, वो इम्पोर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम विद इन द कंट्री, है ना, कि मतलब अपने देश से खरीदने के बजाय वो बाहर से इंपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके पीछे जो मेन रीज़न या मुख्य कारण है वो क्या है कि दैट गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मोर अफोर्डेबल। ठीक है, बाहर की दुनिया से जो सामान आता है, बाहर के मतलब देशों से, दुनिया से नहीं, बाहर के देशों से जो सामान आता है वो इंपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादा अफोर्डेबल है ना। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अब जो अमेरिकन हैं उनके पास तो खरीदने के लिए जो करेंसी होगी दैट विल बी डॉलर्स, है ना, और डॉलर की जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज। तो इसलिए उनको वो बाहर का सामान जो है वो ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है। अब डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए, कोई भी करेंसी स्ट्रॉन्ग कब होती है कि जब उस पर ज़्यादा ट्रस्ट या भरोसा होता है। ठीक है, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर भी, और साथ ही साथ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है अराउंड द वर्ल्ड, उसको लेकर भी ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब जो यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है और जो उसके सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस है और जो फेडरल रिजर्व के कमिटमेंट है प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर, ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू लूज नहीं होती है। और ये ट्रस्ट जो है वो इतना ज़्यादा है कि सभी सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग इंडिया का भी जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई है, वो यूएस डॉलर को होल्ड करता है एज एन एसेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम भी डॉलर रखते हैं ना, है ना, या फिर जो भी वो अपनी करेंसी इशू करते हैं उसके अगेंस्ट जो गारंटी रखनी होती है, उसके तौर पर भी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दुनिया में जितने भी देश फॉरेक्स मेंटेन करते हैं, जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करते हैं, उसमें 60% जो है वो डॉलर है। ठीक है, और आधे से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स जो दुनिया में होते हैं वो सारे के सारे डॉलर्स में ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को जो है वो डॉलर्स चाहिए, और ट्रांजेक्शन्स भी मैंने आपको बताया कि उसी में होते हैं। इसीलिए हो क्या रहा है कि अमेरिकन डॉलर की जो डिमांड है वो ज़्यादा है ना, और डिमांड ज़्यादा किसी भी चीज़ की होगी तो ऑब्वियस ही बात है उसके प्राइस बढ़ेंगे, तो इसीलिए डॉलर जो है वो बढ़ रहा है। अब ये इम्प्लाई करता है कि जो राइजिंग एक्सचेंज रेट फॉर द डॉलर है अगेंस्ट एनी करेंसी और द इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ द डॉलर, है ना, जो कि अमेरिकन्स के लिए क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है कि वो उसको इम्पोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए वो चीज़ें हो रही हैं। अब मेकिंग इन यूएस एंड कटिंग द डेफिसिट, तो दो ऐसे मेन तरीके हैं जो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ट्रंप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है इम्पोज प्यूनिटिव टैरिफ्स ऑन ट्रेड पार्टनर्स। ठीक है, देखो, अगर इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो इससे होगा क्या, या तो जो फॉरेन गुड्स है उनका डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट कम होगा तो डेफिसिट, जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सकता है। और या फिर फॉरेन कंपनीज़ को मजबूर किया जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है कि वो अमेरिका में अपनी शॉप सेटअप करें, मतलब अमेरिका में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें, है ना, तो इससे क्या होगा कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और डेफिसिट कम होंगे। तो यही अप्रोच जो है वो ट्रम्प फॉलो कर रहे हैं। हालांकि अगर जो ट्रेड पार्टनर्स हैं वो रिटेलिएट नहीं करते हैं, है ना, जो ट्रम्प टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं सब देशों के ऊपर, और अगर ट्रेड पार्टनर्स रिटेलिएट नहीं करते हैं तो होगा क्या कि जो कॉस्टलियर इंपोर्ट्स हैं वो यूएस सिटीजन्स को ही हर्ट करेंगे, है ना, फॉरेन कंपनीज़ को या फॉरेन सिटीजन्स को तो हर्ट करेंगे नहीं। और अगर वो बाकी देश जो हैं अगर वो हिट बैक करते हैं चाइना की तरह, जैसे चाइना ने भी कहा है कि जितना आप लगाओगे उतना ही हम भी लगाएंगे, है ना, चाइना ने उस तरीके का ही करना शुरू भी कर दिया है। और अगर कोई टैरिफ वॉर शुरू हो जाती है तो इससे होगा क्या, द हर्ट इंक्रीजेज एंड स्प्रेड्स एज एवरीथिंग बिकम कॉस्टलियर। ठीक है, तो फिर दुनिया में सभी लोग इससे परेशान होंगे, सभी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएंगी, है ना। तो जो टैरिफ कंट्रीज़ हैं वो अपने खुद की करेंसी को डिवैल्यू कर सकती हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीदें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डॉलर खरीदेंगे उतना आपका पैसा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर ओवर वैल्यूड हो जाएगा और आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी उसके कंपैरिजन में। और या फिर अपनी खुद की करेंसीज़ को वो मार्केट में सेल कर दें,
अगर ओपन मार्केट में ज़्यादा करेंसी होगी किसी भी देश की, आप रुपये की बात करें, अगर रुपया मार्केट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डॉलर्स, तो यानी कि रुपया एक तरीके से क्या है, सस्ता हो जाएगा, है ना। तो इससे जो उनकी करेंसी की रिलेटिव सप्लाई है वो बढ़ेगी और उसका जो प्राइस है या जो एक्सचेंज रेट आप कहते हैं रिलेटिव डॉलर वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरा ये है कि गेट अदर कंट्रीज टू अलाउ द डॉलर टू लूज वैल्यू रिलेटिव टू देयर करेंसीज। ठीक है, ट्रंप एक काम ये भी कर सकते हैं कि बाकी देशों से ये कहें कि डॉलर को थोड़ा सा उसकी वैल्यू लूज करने दी जाए उनकी करेंसीज के कंपैरिजन में। लेकिन वट इफ अदर कंट्रीज सोल्ड देयर डॉलर्स इन दी ओपन मार्केट एंड ब्रॉट अप देयर ओन करेंसीज। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि मान लीजिए जो बाकी देश हैं जिनके पास डॉलर्स हैं वो डॉलर्स को ओपन मार्केट में बेच दें और अपनी करेंसी खरीदना शुरू कर दें, तो होगा क्या कि डॉलर्स की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी और जिस भी चीज़ की सप्लाई मार्केट में बढ़ती है वो सस्ती हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो रिलेटिव वैल्यू एक्सचेंज रेट है वो गिर जाएगा और डॉलर सस्ता होगा तो उससे क्या होगा कि जो यूएस के एक्सपोर्टर्स हैं वो वापस से दे कैन कम इनटू द गेम, यानी कि उनका जो कह सकते हैं कि जो वो एक्सपोर्ट करेंगे वो वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। 1985 में यूएस ने एक अकॉर्ड साइन किया था, दैट इज़ प्लाजा अकॉर्ड। प्लाजा अकॉर्ड बेसिकली एक होटल के नाम पर है, न्यूयॉर्क में एक होटल था प्लाजा होटल जहाँ पर ये बातचीत हुई थी, उसी के नाम पर इस अकॉर्ड का नाम रखा गया है, दैट इज़ प्लाजा अकॉर्ड। ठीक है, उस समय की जो टॉप इकोनॉमीज हुआ करती थी दैट इज़ जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूके और अमेरिका, ये 5 मिलके G5 होते थे। तो उस समय इनके साथ बात हुई और जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का उसको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में नीचे लाया गया, उसको कम किया गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो ये है इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसको किस तरीके से थोड़ा सा नीचे जो है वो लाया गया 1985 के बाद। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर आगे क्या हुआ। नाउ विद द डॉलर एक्सचेंज रेट अगेन एट अ वेरी हाई, अब ये जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो अभी फिर से बहुत हाई हो चुका है ना। तो देर इज़ अ टॉक ऑफ अ मारा लेगो अकॉर्ड, असेंशियली अ सेकेंड प्लाजा अकॉर्ड। तो बात इस तरीके की उठ रही है कि एक मारा लेगो अकॉर्ड हो सकता है जो कि सेकेंड प्लाजा अकॉर्ड की तरह ही होगा। तो मारा लेगो अकॉर्ड में आपको अगर बताऊं, मारा लेगो अकॉर्ड बेसिकली, मारा लेगो एक रिजॉर्ट है। ठीक है, मतलब रिजॉर्ट हुआ करता था इन द फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा में, जिसको ओन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये इसको अपने पर्सनल रेसिडेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं आई थिंक 2018 या 19 के आसपास से। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके की बातचीत हो सकती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, अब प्लाजा अकॉर्ड की अगर हम बात करें तो उस समय जो बाकी देश थे उनको ये पता था कि अगर जो उनकी करेंसीज हैं जैसे मार्क, मार्क बेसिकली ये जर्मनी की करेंसी हुआ करती थी। ठीक है, अब तो खैर जर्मनी की करेंसी यूरो है बट पहले मार्क हुआ करती थी। जापान का येन हो गया, है ना, या फिर आपका ब्रिटेन का पाउंड हो गया यूके का, या फिर फ्रांस का फ्रैंक हो गया। तो उनको ये पता था कि अगर उनका एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो उनकी जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगी। लेकिन उन्होंने फिर भी डॉलर की डिवैल्यूएशन को एक्सेप्ट किया, नहीं तो अदरवाइज़ ये हो सकता था कि फिर से यूएस हाई टैरिफ्स लगा देता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है टैरिफ्स मत लगाओ, हम डॉलर को डिवैल्यूएशन कर देते हैं। ठीक है, अब डॉलर जो है वो हिस्टोरिक हाई पर था, तो कांग्रेस वाज ऑन द वर्ज ऑफ लेजिस्लेटिंग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स सच एज टैरिफ्स। ठीक है, क्योंकि डॉलर बहुत हाई पर था तो इसलिए वहाँ की जो संसद है वो एक कानून लाने वाली थी कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर जैसे कि टैरिफ्स वगैरह लाने के लिए, जैसा ट्रंप अभी कर रहे हैं। तो ये फिर और लोगों के लिए भी ख़राब होता। तो इसलिए जो बाकी G5 के देश हैं उन्होंने ये जो कड़वी दवाई थी डॉलर को डिवैल्यूएशन करने की उसको एक्सेप्ट किया कि इससे कम से कम जो है वो ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड जो है वो लंबे समय तक बना रहेगा। अब क्या ये प्लाजा अकॉर्ड एक सक्सेस था या फेलियर था? तो इससे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो कुछ कम तो हुआ, है ना, और जो ट्रेड डेफिसिट थे उसको भी थोड़ा सा इसने कम किया। लेकिन उसके लगभग 4 दशक के बाद यूएस वापस से 1985 की स्थिति में पहुंच गया है। ठीक है, और वापस से उसका जो डॉलर है वो उतना ही हाई रेट पर पहुंच गया है। और खासकर जापान के लिए ये बहुत ख़राब रहा था क्योंकि जापान एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है ना, एक्सपोर्ट के ऊपर आधारित उसकी इकोनॉमी है। और उसका जो एक्सचेंज रेट है अगर वो बढ़ा तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है उसको खतरा हुआ, है ना। अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए जापान ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए,
ताकि लोग ज़्यादा लोन वगैरह लें और इकोनॉमी तेज़ी से चले आगे। और हाई एक्सचेंज रेट और स्पेकुलेटिव बूम जो कि लो इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हुई, जापान में रियल एस्टेट में और स्टॉक मार्केट्स में प्राइस बबल्स देखे गए। ठीक है कि इनके प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जब बबल जो है, क्योंकि कोई रियल इकोनॉमी में तो कोई ग्रोथ हो नहीं रही थी, तो उसकी वजह से ये बबल जो है जब बर्स्ट हुए तो जापान जो है वो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में चला गया 1990s की शुरुआत से, और अभी भी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया है। अब मारा-लेगो अकॉर्ड की बात है तो इस तरीके का अकॉर्ड आज के समय में, जैसा 1985 में प्लाजा अकॉर्ड हुआ था, ऐसा होना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। उसके पीछे कारण ये है कि जापान प्रेजेंट्स अ कॉशनरी टेल। ठीक है, क्योंकि जापान एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करता है कि इसकी वजह से उसको नुकसान हुआ है ना। और आज की डेट में सिर्फ 5 देश नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, है ना, जिनके साथ इस तरीके का अकॉर्ड या एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इजी टू डू। अमेरिका का जो मेन ट्रेड एडवर्सरी है, जो मेन ट्रेड राइवल है, वो चाइना है। ठीक है, और जो कि जैसा जर्मनी और जापान थे 1985 में, वो उसका चीफ मिलिट्री एडवर्सरी भी है ना। जर्मनी और जापान तो नहीं थे, बट ये है ना। और जिस स्तर पर या जिस स्केल पर मॉनेटरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आज के डेट में, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ ऑल्सो अगेन नॉट पॉसिबल। और साथ ही साथ जो ट्रम्प का एक स्टाइल है बुलिंग करने का, सबको बुली करने का जो स्टाइल है, वो प्रोबेबली इज़ नॉट द बेस्ट वे टू गेट ग्लोबल लीडर्स टू एग्री टू समथिंग दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू देयर ओन इकोनॉमीज एंड पॉलिटिकल फ्यूचर्स। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ट्रम्प का जो स्टाइल है, उससे ग्लोबल लीडर्स को एक मंच पर बुलाना, उनको किसी ऐसी बात पर एग्री करवाना जो उनकी खुद की इकोनॉमी के लिए और उन लीडर्स के पॉलिटिकल फ्यूचर्स के लिए, राजनीतिक भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, कौन मानेगा उस बात को। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें आज की डेट में इस तरीके का अकॉर्ड होना मुश्किल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मारा-लेगो अकॉर्ड कोई अकॉर्ड हुआ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, मारा-लेगो अकॉर्ड की बात हो रही है कि वो हो सकता है। और मारा-लेगो क्या है वो मैंने आपको बता दिया। 1985 में इस तरीके का एक रियल अकॉर्ड हुआ है, दैट इज़ प्लाजा अकॉर्ड। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो यही हमारे 2 आज के मेन आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। तो हम लोग अपने सेशन को इतना ही रखेंगे, है ना। और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का प्रीलिम्स आप देने वाले हैं, तो इस तरीके की कोई भी टेस्ट सीरीज़ में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग तरीके की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, सब हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का ये फ़ायदा है कि आपको, अगर आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है, तो आप ऐप के थ्रू वीडियोज़ डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐप प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है या कुछ भी नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी। और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, प्लीज़ उनका जवाब भी कमेंट में देने की कोशिश ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके थ्रू जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। और कुछ भी, अगर मैंने आपको कल भी जैसा बताया था कि द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर होंगे तो उनको भी डेफिनेटली वी विल कवर अप। ठीक है, चलिए, तो इतना ही आज के लिए हम लोग रखते हैं और कल को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।